आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूएसए के नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लेता है और सरकार से 2 लाख की रैंसम लेकर फरार हो जाता है। दुनिया की सारी मीडिया वालों ने इसको डीबी कूपर का नाम दे दिया। जी हाँ, जिसका पूरा नाम डैन कूपर है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि इसको सुनने के बाद, इसकी सच्चाई जानने के बाद आपके खुद रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आपको ये चौंका कर रखने वाली है। ये शख्स दुनिया में आया ज़रूर था, मगर उन कपकपाती ठंडी बर्फीली हवाओं में कहाँ गायब हो गया और आज तक एफबीआई के हाथ ना लगा। और पूरे 54 ईयर्स के हो जाने के बाद भी आज तक इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता है। नवंबर 24, 1971 की रात एक आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट काउंटर पे आता है और एक वन वे टिकट फ्लाइट नंबर 305 की लेता है, जो नॉर्थ से सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी, जिसको सियाटैक भी कहा जाता है, जो बस लगभग 30 मिनट की ट्रिप थी। वहाँ के लोग इसका हुलिया ऐसा बयान करते हैं कि ये एक दिखने में गोरा आदमी था जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच से 6 फुट तक की थी और इसके आंखें काले थे और इसके बाल ब्राउन थे। इसने पैरों में ब्राउन कलर की शूज़ पहनी थी, ब्लैक कलर का सूट पहना था, वाइट कलर का शर्ट था और ब्लैक कलर की टाई थी। जो एक चेन स्मोकर था और जिसकी आंखों में एक ब्लैक चश्मा लगा हुआ था, जो एक ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ था। अपनी टिकट में ये अपना नाम डैन कूपर लिखवाता है, जो कि ये लास्ट रो की 18E नंबर सीट लेता है, जो कि प्लेन में लास्ट रो की सीट होती है। सीट पे बैठने के बाद ये फ्लाइट अटेंडेंट से एक बर्बन ड्रिंक मंगवाता है और साथ ही साथ एक 7 अप भी मंगवाता है। फ्लाइट में टोटल हाईजैकर को मिला के 42 लोग होते हैं, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें कैप्टन विलियम ए स्कॉट होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर विलियम बिल जे रटैगजैक होते हैं, फ्लाइट इंजीनियर हेरोल्ड ई एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट्स एलिस हैंकॉक, टीना मकलो और फ्लोरेंस शेफनर भी होते हैं। फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से शेड्यूल्ड टाइम 2:05 पर उड़ान भरती है। टेक ऑफ के थोड़े ही देर बाद जो फ्लाइट अटेंडेंट बिल्कुल कूपर की सीट के पीछे रेयर जंप सीट पे बैठी होती है, फ्लाइट अटेंडेंट शेफनर, उसको कूपर एक नोट थमा देता है, जिसको शेफनर ये समझती है कि ये कोई एक बिजनेसमैन है और इसने मुझे एक नंबर अपना लिखकर नोट में दिया है और इसको बिना पढ़े बिना ओपन किए अपनी पर्स में डाल लेती है। जिसको देखकर कूपर हल्की सी आवाज़ में शेफनर के कान में बोलता है, मैडम, ये नोट आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। जिसको चौंक कर शेफनर अपनी पर्स से नोट निकालती है और पढ़ती है, जिसमें बोल्ड लेटर्स में ये लिखा रहता है कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब एंड वांट यू टू सिट बाय मी। जिसका मतलब ये होता है, मैडम, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। शेफनर इस नोट को पढ़ने के बाद कूपर को वापस वो नोट लौटा देती है और आकर कूपर के पास बैठ जाती है और कूपर से कहने लगती है कि अपना ब्रीफकेस ओपन करो और मुझे बॉम्ब बताओ। जिसको सुनकर कूपर अपना ब्रीफकेस ओपन करता है और धीरे से अपना ब्रीफकेस दिखाने लगता है, जिसमें 2 सिलेंडर की रोज होती हैं, 2 रोज होती हैं, जिसमें 4 रेड सिलेंडर्स होती हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि ये डायनामाइट है और इसको असेंबल करके बॉम्ब बनाया जा सकता है। धीरे से कूपर अपना ब्रीफकेस बंद कर लेता है और शेफनर को अपने डिमांड्स लिखने को कहता है, जिस पर शेफनर सारी कूपर्स की वो डिमांड लिख लेती है और धीरे से कॉकपिट की ओर बढ़ने लगती है। कॉकपिट जाकर शेफनर सारे वहाँ के क्रू मेंबर्स को वहाँ की सिचुएशन के बारे में समझाती है और बताती है, जिस पर कैप्टन स्कॉट ये उसको आदेश देते हैं कि वो कॉकपिट में ही रहे और कूपर की सारी इंफॉर्मेशन नोट करती रहे। कैप्टन स्कॉट नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशंस मिनोस्टा में कॉल मिलाते हैं और डीबी कूपर की सारी डिमांड्स को बताते हैं, जिसमें डीबी कूपर की डिमांड्स ये थी कि $2 लाख कैश में दिया जाए और 2 फ्रंट पैराशूट्स और 2 बैक पैराशूट्स को भी दिया जाए। अब डीबी कूपर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पैराशूट्स मंगाकर सरकार को ये बताना चाहता था, ये उन्हें एहसास दिलाना चाहता था, ये उनको समझाना चाहता था कि वो साथ ही साथ अपने हॉस्टेजेस भी लेकर जा रहा है, ताकि सरकार कोई भी पैराशूट डैमेज्ड ना दे। फ्लाइट अटेंडर मैकलो
जाकर अभी डीबी कूपर के पास बैठ जाती है ताकि वो फ्लाइट क्रू के बीच और कूपर के बीच ट्रांसमीटर बनकर एक दूसरे की बात को पहुंचा सकें। इसके बाद डीबी कूपर अपनी दूसरी डिमांड्स रखता है, जो कि फ्लाइट सीएटैक में लैंड होने के बाद उसको वहां पे 2 ट्रक्स फ्यूल के खड़े चाहिए थे, जिसको वो प्लेन में फ्यूल भरा जा सके। कूपर की डिमांड्स कुछ ऐसी थी कि लैंड होने के बाद सीएटैक एयरपोर्ट में मकलो जाकर कैश और पैराशूट्स लाए जाएगी। उसके बाद लोगों को, पैसेंजर्स को रिहा किया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि जैसा कूपर ने डिमांड्स किया बिल्कुल वैसा ही हुआ। कैप्टन स्कॉट सीएटैक एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कॉल मिलाते हैं और पूरी सिचुएशन के बारे में समझाते हैं उन्हें, जिसके बाद सीएटैक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करती हैं और एफबीआई और सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को इस सिचुएशन के बारे में बताती हैं। इसी दौरान फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि प्लेन में माइनर मैकेनिकल इश्यू होने की वजह से फ्लाइट सियाटल पहुंचने में थोड़ी देरी हो सकती है। उस समय के नॉर्थ वेस्ट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरूप $2 लाख की रकम को देने की परमिशन दे देते हैं सारे ऑफिशियल्स को, और कूपर के साथ कोऑपरेट करने की परमिशन और एडवाइस देते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक फ्लाइट को हवा में सर्कल किया जाता है ताकि ऑफिशियल्स को ये टाइम दिया जा सके कि वो रैंसम 2 लाख की रकम और पैराशूट्स का इंतज़ाम कर ले। जब फ्लाइट के दौरान 2 घंटा हवा में फ्लाइट चक्कर काट रही थी, उसी दौरान मकलो और कूपर के बीच ये बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें मकलो कूपर को ये पूछती है कि आपने यही फ़्लाइट क्यों चूज़ किया। तब मुस्कुराकर हंसकर कूपर बदले में जवाब देता है कि मेरी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है आपकी एयरलाइन से, बल्कि आपकी एयरलाइन एकदम मेरे प्लान के हिसाब से, हाईजैकिंग के आईडीए के हिसाब से शूट करने वाली प्लेन थी। इस वाले $2 लाख की रकम हासिल कर लेते हैं सिएटल नेशनल फर्स्ट बैंक, जिसका वज़न 19 पाउंड्स होता है, जो कि 8.5 किलो के लगभग होता है। और कूपर की ये भी डिमांड थी कि ये पूरे $2 लाख सिर्फ और सिर्फ $20 की नोटों में हो। 5:24 पर कैप्टन स्कॉट को कॉल आती है और बताया जाता है कि पैसे और पैराशूट दोनों तैयार हैं, इसका बंदोबस्त कर लिया गया है। जिसके बाद कैप्टन स्कॉट कूपर से परमिशन लेते हैं फ़्लाइट को लैंड करने की, जिस पर कूपर फ़्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। 5:44 पर फ़्लाइट को लैंड किया जाता है, जिसके बाद ये प्लान होता है कि मकलॉ फ्रंट डोर से एग्ज़िट करेगी, जाकर 2 लाख की रकम और पैराशूट के साथ आने वाली थी, और जाकर बिल्कुल प्लान के मुताबिक मकलॉ जाती है, 2 लाख और पैराशूट्स लेकर वापस आती है, जिसके बाद सारे प्लेन के पैसेंजर्स को रिहा कर दिया जाता है। इस $2 लाख की बैग को देखकर कूपर चौंक जाता है और जल्दी से घबराए हुए ये $2 लाख पैसों को चेक करने लगता है, कहीं ये नकली तो नहीं। जिसके चलते मकलॉ मजाक में ये पूछती है कि क्या मैं थोड़े पैसे इससे रख लूं, जिसके बदले में कूपर ये रिप्लाई करता है कि जी हाँ, क्यों नहीं, और थोड़े पैसे मकलॉ को थमा देता है। मगर मकलॉ इन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि कोई भी पैसेंजर से टिप्स लेना कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। अब तक जो शांत कूपर था, इस सब के बीच अब कूपर आग बबूला होने लगता है, क्योंकि जो फ्यूल फ्लाइट में भरने वाला था उसको बहुत टाइम लग रहा था, जिसके चलते उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी वजह दूसरी और तीसरी ट्रक भी मंगाई जाती है ताकि प्लेन में फ्यूल जल्द से जल्द भरा जा सके। सीएटैक से उड़ान भरती है, जिसमें बैठे क्रू मेंबर्स को कूपर के द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स की दिशा में फ़्लाइट को मोड़ना था, जिसमें साउथ ईस्ट से होकर मेक्सिको सिटी तक उड़ान भरने का तय किया जाता है। इसमें कूपर ये कहता है कि फ़्लाइट को 100 नॉट्स की स्पीड पर ले जाया जाए, जिसका मतलब ये होता है कि 185 किलोमीटर्स पर हार या फिर 115 माइल्स पर हार की स्पीड में ले जाया जाए, और मैक्सिमम 10,000 फुट की एल्टीट्यूड पर ले जाया जाए। और कूपर स्पेसिफिकली ये भी कहता है कि लैंडिंग गियर्स को उतार दिया जाए और विंग फ्लैप्स को 15 डिग्री लोअर कर दिया जाए।
के बाद कूपर ये कहता है कि रेयर एग्जिट डोर को ओपन कर दिया जाए और वहाँ के वो एयर स्टेयर्स को ओपन कर दिया जाए, जिसको लेकर नॉर्थ वेस्ट के ऑफिशियल्स इसको साफ इनकार कर देते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर, जिस पर कूपर ये कहता है इसको किया जा सकता है और जो मैंने कहा है वो करो। कूपर मैक्लॉ से कहता है कि स्टेयरकेस को लोअर कर दिया जाए, जिस पर मैक्लॉ बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं इस बीच फंस न जाऊं, जिसको सुनकर कूपर ये कहता है कि तुम कॉकपिट में चली जाना और वहाँ के कोच और फर्स्ट क्लास सेक्शन के बीच जो पर्दे होते हैं उसको छोड़ देना और वापस ना आना। जाने से पहले मैक्लॉ कूपर से भीख मांगते हुए रिक्वेस्ट करती है कि अपने साथ ये बॉम्ब भी ले जाना, जिस पर कूपर ये कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, इस बॉम्ब को या तो मैं डिसआर्म कर दूंगा या अपने साथ ले जाऊंगा। तो एक ऐसी फ्लाइट अटेंडेंट होती है जिसने कूपर को आखिरी वक्त देखा था जब कॉकपिट में जाते वक्त मुड़कर, तब कूपर अपनी कमर को कसकर पैसों की बैग बांध रहा होता है और कूपर स्टेयरकेस को डिप्लॉय कर देता है, जिससे कॉकपिट में वार्निंग फ्लैश लाइट चालू हो जाती है, जिसको लेकर कैप्टन स्कॉट इंटर कम्युनिकेशन के ज़रिए कूपर से एक सवाल पूछते हैं कि कूपर क्या आपको कोई सहायता की ज़रूरत है, जिस पर कूपर कहता है नो। अप्रॉक्सीमेटली रात के 8:13 पर फ्लाइट में एक ज़ोर का झटका होता है, जिसकी वजह से कैप्टन स्कॉट जो फ्लाइट के पायलट होते हैं इनकी कंट्रोल डगमगाने लगती है। इसके चलते मैक्लॉ टेलीकॉम के ज़रिए इंटर कम्युनिकेशन के ज़रिए कूपर से बात करना चाहती है। कूपर को ये कहती है कि अभी फ़्लाइट लैंड करने वाली है और उसको स्टेयरकेस को बंद कर देना चाहिए। बहुत ही जल्द 1972 में FBI की टीम कुछ 200 सोल्जर्स और सिविलियन वॉलंटियर्स के साथ एक फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती हैं, जिसका भी कोई ख़ास असर नज़र नहीं आता है। 2 साल लगातार सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी ना तो कोई सबूत जुटा पाए, ना तो कोई प्रूफ इकट्ठा कर पाए, जिसके चलते जुलाई 8, 2016 को ये अंदाज़ा लगाया जाता है FBI की तरफ से, अगर कूपर ज़िंदा है तो इसकी उम्र आज 85 ईयर्स हो गई होगी, अगर वो ज़िंदा है तो, जिसके चलते इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है। इस केस की पूरी 66 वॉल्यूम की फाइल तैयार की जाती है पूरे 45 ईयर्स की इन्वेस्टिगेशन में। जो फाइल्स को, जो वॉल्यूम जितने भी बने हैं, इन सब को वाशिंगटन DC के FBI हेडक्वार्टर्स में आज भी संभाल कर रखा गया है और FBI की वेबसाइट पर पब्लिक के लिए सारे सबूत अवेलेबल हैं। 1971 से लेकर 2016 के बीच में ऐसे बहुत सारे सस्पेक्ट्स निकल कर आए जो अपने आप को DB कूपर बताए गए, क्योंकि उन्हें एक फेमस अपना नाम बनाना था, मगर पूरी छानबीन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इसमें से कोई भी DB कूपर से मेल नहीं खाता था। इन सारी घटनाओं को देखते हुए FBI ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कूपर जो छलांग लगाई उस वक्त, उससे वो बच नहीं पाया है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, जैसे कि वहाँ की तापमान, वहाँ का वेदर, वो अंधेरी कपकपाती हुई ठंड, वो बर्फीली हवाएं, वो ठंडी हवा में और वहाँ के वो पहाड़ी इलाके में और जंगली इलाके में, वहाँ पे ना तो कोई लाइट्स थे और ना ही कोई चांद था उस वक्त में, और वहाँ पे उस वक्त छलांग लगाना उस वक्त उस टाइम पे ये जानलेवा हमला था। आज में ये एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। दोस्तों, आज तक DB कूपर की ये कहानी, सच्ची कहानी, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही बहुत सारी और भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।